अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब ठीक हो गए। दिस इज़ द बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। वेलकम बैक टू सर रिजवान अकेडमी बेटा। और मुझे सॉरी, मुझे वीडियो परसों अपलोड करनी थी पार्ट 2। मैं अभी कर रहा हूँ और इस वक्त रात के हो रहे हैं। इस वक्त रात के बेटा 3 बज रहे हैं। सही है, तो कोशिश पूरी है अच्छे से अच्छा लेक्चर बना सकूँ, आप लोगों को डिलीवर कर सकूँ। 2 दिन कुछ मसरूफियत की वजह से मैं कर नहीं पाया, तो उसके लिए बहुत माजरत। बेटा पार्ट 2 ये लिखा हुआ है छोटा सा। सही है। पार्ट 1 में बच्चों हम लोगों ने सेकेंड ईयर बॉटनी का पेपर जो इंशाल्लाह आप लोगों का 6 मई है, और अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे, बेस्ट ऑफ लक उसके लिए बच्चों। तो अल्लाह करे वो सब खैरियत से हो मामला। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने अपने गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली आप लोगों को मैंने वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करी थी। सही है। और अब बेटा पार्ट 2 में कोशिश है कि क्वेश्चन नंबर 8 से मैं तकरीबन इसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक तो करूँ, फिर एक और पार्ट 3 बना के आने की कल संडे को इंशाल्लाह। उसके साथ साथ बेटा कल संडे को इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो अपलोड करूँगा बच्चों, जिसमें मैं सेक्शन बी में जो रीजनिंग है बुक में जो आपके एक्सरसाइज में गिवन है वो भी, और जो नहीं है जो होने चाहिए थे वो भी, बहुत ज़रूरी वीडियो होगी इंशाल्लाह। और आप ज़रूर बेटा उसमें आप एक्टिव रहेगा चैनल पे, ताकि आपको नोटिफिकेशंस वगैरह सब मिलते रहें। ओके, तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आसान है, मसला नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, मेरे गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ बेटा। डिफाइन एपिस्टेसिस इन लेब्राडोर रिट्रीवर। बेटा पहले तो ये समझ लो ये 2 वर्ड्स क्या हैं। ये बेटा एक स्पीशी का नाम है, ये एक डॉग की स्पीशी है बेटा। स्पीशी में लिख देता हूँ कौन सी बच्चों, डॉग। डॉग मैमल्स होते हैं, ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। सही है, पता है ये सबको भाई। एपिस्टेसिस क्या है, ये तो मसला सॉल्व हो गया। ये डॉग की एक स्पीशी की बात हो रही है जिसमें हम लोग एपिस्टेसिस कुछ देखेंगे। एपिस्टेसिस क्या होता है मेरे बच्चों? बच्चों एपिस्टेसिस, एपी का मतलब होता है समझो ऊपर, देखा जाए ना एपिडर्मिस ऊपर, तो इसको हम लोग कह देते हैं अबव, एपी। और स्टेसिस का मतलब होता है ये स्टैंडिंग। आप समझ सकते हो यानी कि यार ये कुछ डोमिनेंसी दिखा रहा है। ब्लू, ब्लैक, एपिस्टेसिस कौन हुआ? ब्लैक। सही है। तो सर ये क्या है? ये तो डोमिनेंस तो नहीं है, ये को डोमिनेंस तो नहीं। को डोमिनेंस में था तुम भी एक्सप्रेस हो जाओ मैं भी एक्सप्रेस हो जाता हूँ, दोनों का कैरेक्टर्स मिक्स होकर एक नया फिनोटाइप बनता है। बेटा प्लीज़ इसको एपिस्टेसिस को को डोमिनेंस से कभी मिक्स नहीं करना। इनकम्प्लीट से तो खैर है, लेकिन बच्चे इसको को डोमिनेंस से मिक्स कर जाते हैं। एपिस्टेसिस कहते हैं कबाब में हड्डी बनने को और फजूल में बीच में टांग अड़ाने को। मिसाल के तौर पे ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ये आपस में कोलीग हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं, और ये कहीं बीच रास्ते में ऐसी बात कर रहे हैं, होटल में बात कर रहे हैं। ये आ गया बंदा, इसका इस रेड का इनसे कोई लिंक नहीं है, इस रेड का इनसे कोई लिंक नहीं है। ये दोनों एक ऑफिस में काम करते हैं। सही है। ये अलग ऑफिस में काम करता है, ये अलग डिपार्टमेंट के, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट देखते हैं मिसाल के तौर पे कोई भी। सही है। लेकिन अलग डिपार्टमेंट है, अलग ऑफिस है, अलग लोकेशन है। ये काम करते हैं मिसाल के तौर पे किसी एक कराची में किसी जगह पे ये काम करते हैं, कि ये काम करता है किसी और लोकेशन पे। ये फजूल में इनके काम में आके, इनकी बातों में आके मदाखलत कर रहा है, और जिसको हम लोग कहते हैं आउट ऑफ एटिकेट्स है। तो ये आउट ऑफ एटिकेट्स वाली हरकत होती है। सही। और इसका और ये जो है कोशिश कर रहा है कि इन दोनों को चुप करा के ये बोले। अब इसका जेनेटिकली क्या मतलब हुआ कि जो जीन है, ये दोनों जीन्स का एक्सप्रेशन को क्या कर रही है, मास्क कर रही है, और अपना एक्सप्रेशन शो करना चाह रही है। ये दोनों जीन्स क्या सेम लोकस पे लगी हुई हैं? जीन्स मतलब अलील्स। यस। यानी कि एपिस्टेसिस क्या मैकेनिज्म है बेटा, कि एक ऐसी जीन का इंटरफेयर करना किसी ऐसी जीन पे या जीन्स पे जो एक जगह लगी हुई हो। सही है। और उनके एक्सप्रेशन को मास्क कर देना, छुपा देना, और अपने आप को शो करने की कोशिश करना। और क्या ये सेम लोकेशन पे लगी हुई है? डिफरेंट लोकेशन। तो डिफरेंट लोकेशन को हम लोग नॉन लोकस भी कह सकते हैं। तो ये नॉन लोकस वाली जीन हुई। नॉन लोकस वाली जीन जो सेम लोकस वाली जीन्स हैं, अलील्स हैं, उनके एक्सप्रेशन को मास्क कर रही है, एपिस्टेसिस। अब डन है। सही है। एपिस्टेसिस देख लो बेटा। द फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस, द फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस वेयर एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन या जीन्स। चलो और बोलो। अब आसान है। ये एक बंदा है, बैठा हुआ है अकेला, चाय पी रहा है। खैर हो गई। तुम क्यों आ रहे भाई, तुम्हारा अलग काम है, अलग तुम्हारे से तो मेरी बातचीत भी नहीं है। सही। द फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पे एक जीन का एक्सप्रेशन यानी कि प्रॉपर्टी शो करने की एबिलिटी उसका कंट्रोल करती है कोई और जीन जो कि कहीं और लगी हुई है। डिफरेंट लोकस को क्या कहते हैं बच्चों? नॉन लोकस। डिफरेंट लोकस को क्या कहते हैं? नॉन लोकस। डन।
अच्छा अब आ जाओ बेटा, ये डिफाइन करना था एपिस्टेसिस, सही है। एपिस्टेसिस दो किस्म के होते हैं बेटा, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी है। आपकी बुक में बेटा दो इसके क्रॉसेस हैं एपिस्टेसिस के, सही। एक है लेब्राडोर रिट्रीवर वाला, और उससे आप पहले देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ, पेज 264 पे था, एक मिनट, हाँ बल्कि 264 पे इसकी डेफिनेशन है, और 269 पे ये टॉपिक है, 268 पे ये, और 267 पे इसका दिया हुआ है फॉक्स ग्लव्स प्लांट्स, सही। तो जो प्लांट में जो एपिस्टेसिस दी हुई है वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, ये वाली जो एपिस्टेसिस है ये रिसेसिव एपिस्टेसिस है। बुक में कुछ भी नहीं दिया हुआ, बुक में इसको डोमिनेंट को बुक में यहाँ पे डोमिनेंट लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है बच्चों, ये रिसेसिव एपिस्टेसिस की एग्जांपल है, ये डोमिनेंट थी, इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई। लेब्राडोर रिट्रीवर वाले एपिस्टेसिस की एग्जांपल है रिसेसिव, बुक में दी हुई डोमिनेंट। बुक वाले ना कुछ भी कर सकते हैं, खैर है, सही है, बुक वाले ना। ओह बहुत बड़ी मिस्टेक है बच्चों। एपिस्टेसिस लेब्राडोर रिट्रीवर पे आ जाओ, अब जरा देखना बेटा। लेब्राडोर रिट्रीवर बेटा जो डॉग है वो, इसकी जो स्पीशीज़ है उनमें क्या क्या डिफरेंस है, मतलब वो किस बुनियाद पे अलग अलग है, अपने कोट कलर, सही, कोट कलर, जो उनके जो जिस्म पे जो खाल है उसका जो कोट, मतलब आप कोट कह लो, सिंपल खाल वाल का जो कलर है उस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने इसकी, खैर होगी। बेटा जो ब्लैक कोट कलर है वो डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल बी से। कैपिटल बी का मतलब क्या है, ब्लैक कलर। स्मॉल बी का मतलब क्या है, चॉकलेट कलर। और कैपिटल ई का मतलब क्या है, येलो कलर। इन तीनों में से सर कौन है वो कबाब में हड्डी, सही है, अभी बता देते हैं। पहले ये देख लो बेटा, कैपिटल बी किस पे डोमिनेंट होती है, स्मॉल बी पे। स्मॉल बी का मतलब क्या है, चॉकलेट। कैपिटल बी का मतलब क्या है, ब्लैक। तो ब्लैक जो है वो डोमिनेंट है किस पे, चॉकलेट पे। अब ज़रा देख लो, ये चॉकलेट रिट्रीवर नहीं लिखा हुआ, ये चॉकलेट पपी लिखा हुआ। पपी का मतलब है वो ऑफ स्प्रिंग की बात हो रही है। अगर एक ऐसा ऑफ स्प्रिंग जो चॉकलेट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके अम्मा अब्बा दोनों, यानी कि मेल और फीमेल जो डॉग की स्पीशी थी, यानी कि जो उसके पेरेंट्स थे, वो दोनों ही क्या होंगे, कैपिटल बी। क्योंकि अगर पेरेंट्स में कोई एक भी कैपिटल बी वाला हो, मिसाल के तौर पे पेरेंट में एक है ऐसा, एक है ऐसा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कैपिटल बी क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लैक, और स्मॉल बी का मतलब क्या है, चॉकलेट। तो क्या लगता है बच्चों, बच्चा किस पे जाएगा, बच्चा ऑब्वियसली कैपिटल बी इस पे डोमिनेंट है, तो बच्चा होगा कैपिटल बी वाला, यानी कि उसका कोट कलर होगा ब्लैक। तो बेटा चॉकलेट पपी बनने के लिए अम्मा अब्बा दोनों को क्या होना होगा, चॉकलेट पपी बनने के लिए अम्मा अब्बा दोनों को स्मॉल बी होना पड़ेगा, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव कहते हैं इसको। बेटा देखो, मेरा नाम है रिजवान, कैपिटल आर डोमिनेंट हो गया। डोमिनेंट मतलब कैपिटल आर दोनों ही डोमिनेंट है। कैपिटल आर स्मॉल आर, तब भी कौन जीता, कैपिटल आर। स्मॉल आर का मतलब है यार ये अब रिसेसिव जीत गया। तो रिसेसिव हमेशा कब शो होता है, होमोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस का मतलब है कि दोनों अलील जो है वो सेम हो। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या है, रिजवान है ना अगर, तो कैपिटल आर। होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब क्या है, स्मॉल आर। हीट्रोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या है, हीट्रो मीन्स डिफरेंट, जाइगस मतलब अगली जनरेशन, जाइगोट। हीट्रोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। कौन जीता, कैपिटल आर। तो सर स्मॉल बेचारा कब जीता है, स्मॉल बेचारा जब तब जीता है जब दोनों ही स्मॉल हो। अब देखो जो इनका ऑफ स्प्रिंग होगा पपी, वो स्मॉल बी वाला हो गया। तो चॉकलेट पपी होने के लिए अम्मा अब्बा दोनों को क्या होना पड़ेगा बच्चों, होमोजाइगस। होमो मीन सेम, यानी कि अगर ये बच्चा ऐसा बना है तो अम्मा की तरफ से भी स्मॉल बी और अब्बा की तरफ से भी, चलो यहाँ मेल लिख दिया, यहाँ फीमेल, दोनों की तरफ से क्या होगा, स्मॉल बी। तो पेरेंट्स क्या होंगे, होमोजाइगस। इस कैपिटल ई क्या डिफरेंट, कैपिटल ई क्या है, ये लिखा है बेटा, कैपिटल ई इनसे दूर है। ये दोनों अगर यहाँ पर है ना तो कैपिटल ई वहाँ पर है, समझ गए, दूर है, यानी कि दूर का मतलब है कि ये कुछ कबाब में हड्डी करने वाला है और ये एपिस्टेसिस करेगा। तो कैपिटल ई को, अच्छा लेकिन कैपिटल ई करेगा या स्मॉल ई करेगा, ये है ट्विस्ट कहानी में। कैपिटल ई बेटा डिफरेंट लोकस पे लगा हुआ है, तो यानी कि ये एपिस्टेसिस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैपिटल ई जो है वो डोमिनेंट है, ये तो आसान है। और स्मॉल ई क्या है बेटा, रिसेसिव है, स्मॉल ई रिसेसिव है। अगर दो स्मॉल ई होंगे, कैपिटल से बात नहीं बन रही, ये रिसेसिव एपिस्टेसिस है ना, रिसेसिव एपिस्टेसिस है। कैसे, स्मॉल ई जब आएंगे तो ये पूरी कोशिश करेंगे इंटरफेयर करें किसके कलर्स में, चॉकलेट एंड ब्लैक के कलर्स में। तो याद रखिएगा बेटा, यहाँ जो है वो बदमाशी कौन कर रहा है, स्मॉल ई दो आएंगे, ताकि वो कोशिश करेंगे कि वो एपिस्टेसिस वाला फिनोमेना, इंटरफेरेंस वाला फिनोमेना कर सके किसके साथ, स्मॉल ई। कैपिटल ई अगर एक हो, 10 हो, 10,000 हो, वो ब्लैक और येलो को, वो ब्लैक और चॉकलेट के कलर को नहीं छेड़ेंगे। इस कैपिटल ई से बेजरार है, कैपिटल ई बेजरार है, उससे कुछ नहीं हो रहा। स्मॉल ई आ जाएंगे
तो वो इसको भी छेड़ेंगे, वो इसको भी छेड़ेंगे, इसके कलर को याद रखिएगा। सही है। तो आप जरा देखो बेटा, ये क्रॉस है आपकी बुक पे दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ तक तो याद रखना है। ये इसका क्रॉस हुआ यानी कि कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ई कैपिटल ई, यानी कि ये कलर कौन सा हुआ बच्चों, ये हुआ ब्लैक कलर। सर कैपिटल ई तो येलो था। नहीं तो देखो ना बेटा, ये जो है वो उसको कह, येलो जो है ये नहीं शो हो रहा क्योंकि ये कैपिटल में है और ये कैपिटल में है, तो येलो जो है इसका कैपिटल ई, वो कह रहा है कैपिटल बी की मौजूदगी में मैं कैसे शो हूँ, मैं तो खुद कैपिटल हूँ। तो याद रखिएगा, ये जब खुद होता है तो उसका बजाते खुद कोई कलर नहीं है। कैपिटल ई एक हो या 10,000 हो, वो येलो कलर शो नहीं करेगा, ना वो किसी दूसरे को तंग करेगा। तो यहाँ पे कौन जीता है, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक की बादशाहत है। यहाँ स्मॉल बी क्या मतलब है, स्मॉल बी इसमें देखो क्या है, स्मॉल बी है आपके पास कौन सा, चॉकलेट, और स्मॉल ई, तो स्मॉल ई जीता। और तो ये कौन सा कलर बनेगा बेटा, समझो ये बन गया येलो। यहाँ स्मॉल ई जीत गया। यहाँ 10,000 भी स्मॉल बी होते, कुछ भी हो, तो बेटा स्मॉल ई जीत गया, इसने काम कर दिया, जो इसने चॉकलेट पे डोमिनेंसी दिखा दी, एपिस्टेसिस वाला काम हो गया। अब जब बेटा इनको हमने क्रॉस किया तो इसका ये आंसर आया, मैंने रेड कलर से लिखा है देखना, कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई। ये कैसे आया, कैपिटल बी स्मॉल बी, छाप दिया एक एक सेट, कैपिटल ई इनमें से कॉमन ले लिया, स्मॉल ई से मैं कॉमन ले लिया, ये आ गया, सिंपल। अब इसका आपको अलग से यहाँ तक बनाने बच्चों, तो ये पूरा करना। यहाँ पे मैंने क्यों छोड़ा है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं 100% श्योर हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग अब आराम से कर लोगे। यहाँ ये छोड़ने का मकसद ये है कि मैं आप लोग की तैयारी करा सकूँ। ऑब्वियसली बेटा ये तो आसान है, आप लोगों को आता है, हमें आता है, कोई टेंशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये खुद करना, मैं अभी एक सॉल्व कर दूंगा, बाकी आप लोग खुद करना, मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, नहीं भी बताओगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, तो कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई। आपने अब इसको क्या करना है, वो सेल्फ फर्टिलाइज कहते हैं ना प्लांट्स में, सेल्फ क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेशन, जो भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन। कैपिटल बी को पहले मैंने जोड़ा कैपिटल ई के साथ, ठीक है, फिर कैपिटल बी को मैंने जोड़ा इसके साथ कैपिटल बी स्मॉल ई, दो बन गए, सिंपल। अब पूरा लिखा हुआ है, आप अगर गौर से देखो, स्मॉल बी को मैंने जोड़ा कैपिटल ई के साथ। बुक में आगे पीछे हो तो सीक्वेंस का मसला नहीं है, लेकिन बुक में क्रॉसेस में भी मिस्टेक है बच्चों। फिर स्मॉल बी को मैंने जोड़ा स्मॉल ई के साथ, डन हो गया। कोई भी चीज़ जब आप वर्टिकल में लिखते हो, सेम चीज़ आप हॉरिजॉन्टल में आप कॉपी कर लो, छाप दो। पहला क्या बनेगा, दोनों लिखो, कैपिटल बी कैपिटल ई। समझ गए अब क्या करना है, लेकिन इसके नीचे आप ये भी लिखना कि ये कौन सा कलर बन रहा है, फिर आपको बुक की मिस्टेक भी पता चल जाएगी, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। जब मैंने अपने बच्चों को क्लास में करवाया था तो उन्होंने तकरीबन सारे बच्चों ने मिस्टेक निकाल ली थी। ये ज़रूर करना बस मेरे प्यारे बच्चों, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस मत लिख कर आना। लेब्राडोर रिट्रीवर वाला जो है वो रिसेसिव एपिस्टेसिस है। सही, डन हो गया। कोई टेंशन हो पूछ लेना मुझसे, बता दूंगा बच्चों। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, इस पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, डिफाइन सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। डिफाइन है तो छोटा सा सवाल है, आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो। हम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूँ, ये भी डिफाइन है, गुड न्यूज़ है। डिफाइन वाले आ जाए, मैं तो कहता हूँ जिंदगी आसान है। डिफाइन मोनोक्रोमेसी एंड डाइक्रोमेसी, कलर ब्लाइंडनेस में होगा, सही है। इसके बाद एक और है, सॉरी, स्टेट हार्डी वीनबर्ग लॉ विद इक्वेशन। ये तो तीन है, तीन तीन के सेट से कोशिश करता हूँ समझाने की। हार्डी वीनबर्ग लॉ, ये भी आसान है, इसकी इक्वेशन है, ज़्यादा इसमें लंबी कहानी नहीं लिखनी, आप इसको कॉपी कर लो। अच्छा मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सही। अब ज़रा सुनना बच्चों गौर से। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है डिफाइन डिफाइन सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। ट्रेड का मतलब होता है बेटा प्रॉपर्टी, खसूसियत, खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स। लिमिटेड मतलब कोई चीज़ को महदूद रखना, लिमिटेड रखना, और सेक्स मतलब जेंडर हो गया। तो बेटा सेक्स लिमिटेड ट्रेड पहले बता देता हूँ वर्बली क्या होते हैं, पहले मैं देख लेता हूँ आपको उसको सही विजिबल हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स बेटा वो होते हैं कि जिसमें मिसाल के तौर पे मेल और फीमेल है, सही। अब मेल में बियर्ड की जीन है, फीमेल में नहीं है क्या, फीमेल में भी बियर्ड की जीन है, लेकिन फीमेल्स में बियर्ड की जीन जो एक्सप्रेस होगी या नहीं होगी, नहीं होती, वो ऑफ हुई हुई है, टर्नड ऑफ हुई हुई है। रेगुलेटरी जीन में भी पढ़ा होगा आपने, जीन एक्सप्रेशन में, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए में। और मेल में ये वाली जीन्स क्या हुई हुई है, या ये मेल में ये बियर्ड कंट्रोलिंग जीन या बियर्ड की ग्रोथ की जीन क्या हुई हुई है, टर्न ऑन हुई हुई है, और वो क्या हो रही है बच्चों, एक्सप्रेस हो रही है। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, डन।
सही है। द टाइप ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस, दोनों सेक्सेस में, दोनों जेंडर्स में है, लेकिन किसी एक में एक्सप्रेस हो रही है, किसी एक जेंडर में एक्सप्रेस हो रही है, कुछ ऐसी जीन्स है। मिसाल के तौर पे बेटा मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन, आप समझ सकते हो बेटा कि लैक्टेशन का प्रोसेस होता है, अपने यंग वन को फीड करवाना होता है, उसकी जीन फीमेल में होगी ना, मेल में भी है। मेल्स में वो जीन क्या हुई हुई, टर्न ऑफ हुई हुई, फीमेल में वो जीन टर्न ऑन हुई हुई है, एक्सप्रेस हो रही है। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स यही होते हैं बेटा। लिमिट मतलब बस लिमिट में आपके पास मौजूद है, लेकिन आप ज़रा आप में एक्सप्रेस नहीं हो रही हो। द टाइप ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस बट प्रेजेंट ओनली इन वन जेंडर, बट एक्सप्रेस इन ओनली वन जेंडर। एक्सप्रेस का मतलब शो किस में होती है, सिर्फ एक जेंडर में, और दूसरे में क्या हो जाती है, टर्न ऑफ हो जाती है बेटा। सिंपल, सही। और इससे बेटा एक और चीज़, अभी मैंने जो लेब्राडोर रिट्रीवर वाला करवाया था ना, वो एक्स लिंक या सेक्स लिंक का ताल्लुक नहीं है, वो ऑटोसोमल है। यानी कि जो एपिस्टेसिस की जीन्स होती हैं वो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का मतलब है जिसकी जीन्स, जिस ट्रेट की जीन ऑटोसोम्स पे लगी हुई है, सोमेटिक क्रोमोसोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम्स वाली जो होती हैं वो एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड होती हैं, जो अगली जनरेशन में आती हैं। प्यारे बच्चों, डन हो गया। सेक्स लिमिटेड ट्रेट की एग्जांपल आपकी बुक्स में लिखी हुई है, कुछ मैं यहाँ पे ना वर्किंग के लिए भी छोड़ता हूँ ड्यूरिंग द लेक्चर, उससे सही रहता है। सही, एग्जाम्पल क्या होती है बेटा, आपकी बुक्स में लिखा है बच्चों, हॉर्न कंट्रोलिंग जीन शीप में ही मौजूद है। मेल में भी है बच्चों, फीमेल में भी है, तो एक्सप्रेस किस में हो रही है, मेल में। सिंपल। एक और भी बच्चों, बियर्ड कंट्रोलिंग जीन, प्यारे बच्चों, मेल में भी है, फीमेल में भी है, एक्सप्रेस किस में हो रही है, मेल में। डन, इतना लिखना है, काफ़ी है बस। ये एग्जाम्पल लाजमी लिख देना भाई, लाजमी एग्जाम्पल। अगला सवाल पे आ जाओ बच्चों, डिफाइन मोनोक्रोमेसी एंड डाइक्रोमेसी। कलर ब्लाइंडनेस बेटा वो होती है जिसमें इंसान जो है, वो इंडिविजुअल जो है, वो तीन कलर्स हैं बच्चों, ये खास तौर पे लाया था, भूल जाऊंगा। अब बच्चों 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, RGB, याद कर सकते हो, खैर है, रेड, ग्रीन, ब्लू। सही, RGB। इन तीनों में अगर सही डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए तो ये एक मसला आता है। उसके रॉड्स एंड कोन्स जो कि फोटो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी आंखों में, और ऑप्शंस वो जीन्स होती है, खैर इतना जिक्र नहीं करना, आपको पता है ऑप्शंस वो जीन्स होती हैं कोन्स में, जो कलर डिस्टिंग्विश करवाती हैं, कलर के बारे में वो सब चीज़ें। तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस एक मसला है, और ये सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है। ओके, यानी कि इसकी जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे लगी हुई हैं, वाई पे नहीं है। डिफाइन मोनोक्रोमेसी डाइक्रोमेसी बेटा। क्रोमेसी कलर, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू। मोनोक्रोमेसी का मतलब है इट इज़ अ कंडीशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ये एक ऐसी कंडीशन है कलर ब्लाइंडनेस की, सिर्फ डिफाइन करनी दोनों काफ़ी है। वेयर अ पर्सन कैन रिकग्नाइज ओनली वन कलर, जहाँ पे मोनोक्रोमेसी का मतलब ये है। अच्छा, मोनोक्रोमेसी में ना कुछ ये समझते हुए, एक दफ़ा की बात है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं खुद पढ़ाते हुए, इंसान हो जाता है यार। मैंने ये बोल दिया था गलती से, अच्छी तरह याद है मुझे, मैंने बोल दिया था कि मोनोक्रोमेसी में एक ही नहीं देख पाता तीन में से, बाकी दो देख पाता है। ना ना ना, एक ही देख पाता है बस। वेर अ पर्सन कैन रिकग्नाइज ओनली वन कलर, रेड ग्रीन ब्लू में से कोई एक कलर देख पा रहा है, डिस्टिंग्विश कर पा रहा है, वो बाकी नहीं कर पा रहा, एक ही को देख पा रहा है। इट इज़ ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। ट्रू इन द सेंस इसलिए कहते हैं कि डाइक्रोमेसी जैसी खतरनाक नहीं है। खतरनाक से मुराद है कि एक का ही मसला है ना, मतलब वो एक एक देख पा रहे हैं ना। ट्रू का मतलब ऐसा है कि बस ये समझो कॉमन है, इस हिसाब से कह सकते हो आप, रीज़न आ गया तो ये कॉमन है ज़्यादा। और ये एक का मसला, ये जो वन है ना, कि वो सिर्फ एक कलर ही रिकग्नाइज कर पा रहा है, दो नहीं कर पा रहा है, ये ट्रू कलर ब्लाइंडनेस है। जितना आप आगे जाते रहोगे तो उतना वो है, वो ज़्यादा पहचानता रहेगा। सही। मोनो का मतलब वन, एक पहचान रहे, मोनोक्रोमेसी दो पहचान रहे, तीन में से डायक्रोमेसी, समझ गए। इट इज़ ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। और ये है बच्चों लिखा हुआ है एक्स लिंक रिसेसिव, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस। रिसेसिव का मतलब इसकी जीन्स रिसेसिव अलील्स जो है वो कंट्रोल करी हैं, और इसके जो ट्रेट्स हैं वो रिसेसिव अलील्स कंट्रोल करी हैं। वाई वाला है, ये एक्स वाला है, एक्स वाला है। डायक्रोमेसी क्या है बेटा, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस वेयर अ पर्सन कैन डिस्टिंग्विश टू कलर्स, दो पहचान सकता है। तीन किस्म के डायक्रोमेसी होते हैं। प्रोटानोपिया का मतलब है रेड ब्लाइंडनेस। रेड ब्लाइंडनेस का मतलब है रेड नहीं पहचान रहा, ब्लू और ग्रीन पहचान रहा है, समझ गए। ड्यूट्रानोपिया, ड्यूट्रानोपिया ब्लाइंडनेस की बेटा जगह नहीं थी लिखने की, इसलिए यहाँ पे इस तरह कर दिया, ये पेपर में नहीं करना। ग्रीन ब्लाइंडनेस, ग्रीन ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, ग्रीन नहीं पहचान रहा, रेड ब्लू पहचान रहा है।
ट्रिटानोपिया, ट्रिटानोपिया का मतलब है ब्लू ब्लाइंडनेस, ब्लू नहीं पहचान रहा, रेड और ग्रीन पहचान रहे हैं। सही, डन। बस इतना सवाल था। डिफाइन मोनोक्रोमेसी, डाइक्रोमेसी में आपको ज़्यादा थोड़ी लिखना है। ये देखो, डन। ये ज़रूर हर पेपर में, बस चलो एक एक लाइन हर पेपर में बॉटनी जोलॉजी के हर सवाल के बाद जब ख़त्म हो जाए तो ये सेपरेटर ज़रूर लगा दिया करो। सही। अच्छा, अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, स्टेट हार्डी वीनबर्ग लॉ विथ इक्वेशन। उसके बाद अगला है, आसान है, एवोल्यूशन चैप्टर से ही दोनों। डिफाइन बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। सही है। और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत छोटा सा, वायर एप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। तो 11, 12, 13 बता दिए, आप उसको कॉपी करो। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 11। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में है, स्टेट हार्डी वीनबर्ग लॉ विथ इक्वेशन। बेटा सेकेंड ईयर में एक चैप्टर है एवोल्यूशन, वहाँ से दिया हुआ ये हार्डी वीनबर्ग लॉ स्टेट करो। थोड़ा सा आप स्टार्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो मैंने सवाल को किस तरह समअप किया हुआ है, आप नोट करना। ये मैंने थोड़ा सा लिखा, दिस लॉ या थ्योरम वॉज प्रपोज बाय गॉडफ्री हार्डी, नाम है इनका पूरा, एंड विलहेल्म वीनबर्ग। इस लॉ इट इट स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या स्टेट करता है, वो उसमें भी प्रॉपर जितना चाहिए बस काफ़ी है। जेनेटिक वेरिएशन, जीन्स में जो वेरिएशन है बेटा किसी भी पॉपुलेशन में, वो हमेशा सेम रहता है जब तक उसमें कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर ना आ जाए। और यानी कि इन शॉर्ट, मिसाल के तौर पे एक पॉपुलेशन है, ये जीन्स की वेरिएशन है, ब्लैक, रेड, ब्लू, ये हमेशा ऐसी सदियों से ऐसी इनहेरिट हो रहा है, अगली जनरेशन में आ रहा है। तो यानी कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? है। कोई म्यूटेशन है? नहीं है। कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर है? नहीं। कोई एवोल्यूशन है? नहीं। कोई चेंज आया? नहीं। तो हार्डी विनबर्ग लॉ ने कहा था, उन्होंने स्टेट किया था, समझाया था कि किसी भी पॉपुलेशन में अगर जीन्स का जो फ्रीक्वेंसी है, वेरिएशन है, वो चेंज हो रहा है और कोई आगे पीछे डिस्टर्बिंग फैक्टर्स नहीं है, डिस्टर्बिंग फैक्टर का मतलब ये डिस्टर्बिंग फैक्टर है, इसने आके इसको कर दिया, चेंज कर दी, कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर ना हो, तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम से मुराद था उनका कि उन्होंने जिसको ड्रोसोफिला प्लांट में वो पूरा करके देखा था, तो उसका आंसर इक्वेशन का क्या आया था जो उन्होंने बनाई थी, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऑब्वियसली उसका आंसर 1 ही आएगा। 1 के अलावा अगर आ रहा है तो समझ जाओ कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर आ चुका है। ये है सही। इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर, कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर ना हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा ड्रोसोफिला में जो अलील है ग्रे बॉडी कलर की, वो कैपिटल बी है बच्चों, और ये डोमिनेंट है किस पे? ब्लैक बॉडी कलर पे। कैपिटल बी किस पे डोमिनेंट है? स्मॉल बी पे। इन्होंने ड्रोसोफिला का किया था। तो बेटा कैपिटल बी को इन्होंने रखा, सब्सटीट्यूट किया इस इक्वेशन में बनाने के लिए, कैपिटल बी से इन्होंने इक्वल कर दिया पी को, यानी कि कैपिटल बी से मुराद स्मॉल पी होगी और स्मॉल पी से मुराद स्मॉल क्यू की होगी। फिर उन्होंने ये सजेस्ट किया कि पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 1। ये इक्वेशन है पूरी। अब आप इसके ऊपर इक्वेशन लिख सकते हो। ये देखो बच्चों, इक्वेशन सही है। आप इसके ऊपर इक्वेशन लिख सकते हो बच्चों। एक मिनट। सही। इक्वेशन की हेडिंग डाली। अच्छा, ये इक्वेशन आप लिख तो पी स्क्वायर प्लस क्यू, 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बेटा पी की वैल्यू भी इन्होंने बताई, क्यू की भी बताई। क्यू की यहाँ लिखी बच्चों 0.1, पी की 0.9। तो 0.9 का स्क्वायर प्लस 2pq, 0.9 2pq प्लस क्यू स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर। तो इस सब का आंसर तकरीबन क्या आ रहा था बच्चों? 1 आ रहा था। सिंपल। स्मॉल पी से मुराद क्या है? पी स्क्वायर से मुराद क्या? स्मॉल पी क्या था? कैपिटल पी, दो दफ़ा आ गया। स्मॉल पी स्मॉल क्यू से मुराद क्या है? कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी। सिर्फ स्मॉल क्यू से क्या मुराद है? और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्मॉल पी। सिंपल, काफ़ी है ये, यहाँ पे डन हो गया है। तो बच्चों बात को समझो, इसको निपटाना नहीं कहते, इसको कहते टू द पॉइंट बात करना, प्रॉपर आंसर देना और प्रोफेशनली तरीके से अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करना। डन है। बहुत ज़्यादा लिखने से कामयाबी नहीं है भाई हमेशा। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बच्चों मैं आपको बता दूं, ये बच्चों ने थोड़ा सा पूछा था मुझसे अपना वीडियो उसके कमेंट सेक्शन में कि सर पूरा पेपर बस आपका कर लें तो हो जाएगा। बेटा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि क्या आएगा। सही, हम इंसान अपने नाक़िस इल्म की बिना पे, एक्सपीरियंस की बिना पे सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेटा, सिंपल। तो कोशिश पूरी है, दुआ है, और जितना एक्सपीरियंस है, जितना नॉलेज है, उसके हिसाब से बनाए गेस्ट पेपर। स्पेशली सेक्शन सी में आपको मदद मिलेगी, सेक्शन बी में मेरे गेस्ट पेपर के अलावा भी सवालात करना आप लोग।
वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इसके अलावा और कौन-कौन से कर लो, वर्बली बता दूँगा। सही है? तो वो भी कर लेना बेटा, हो जाएगा इंशाल्लाह अच्छे से। कॉन्सेप्ट से पढ़ो बायो को, तो कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए, कितना भी आउट आ जाए बेटा, आप कर लोगे। तो गेस्ट पेपर पे सिर्फ रिलाई ना करो, अपनी पूरी अच्छी प्रिपरेशन करके गेस्ट पेपर को आप स्पेसिफिक कर लो इंशाल्लाह। यानी कि उसके अलावा भी आपको आने चाहिए, उसके लिए आपके पास बायो जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों? मैं आपको अब इंशाल्लाह पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में वाला मैं पूरी सीरीज़ एंड कर दूँगा इंशाल्लाह, यानी कि जो सेक्शन बी की सीरीज़ है। कल यानी कि संडे, वैसे अब तो नेक्स्ट डे लग गया है, सही है? तो संडे को इंशाल्लाह मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ। होपफुली मैं 3 वीडियोज़ अपलोड करूँ, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड अगले जो वीडियो होगी बेटा वो रीज़निंग की होगी इंशाल्लाह, पार्ट 3, पार्ट 4 के बाद। तो आप लोग जो है वो अच्छे से इसको याद कर सकते हो, देख लो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना बच्चों, इंशाल्लाह आप लोगों से मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करें, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।